सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी की। अभी इन दिनों में एक बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम को लेकर। आज मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करती हूँ कि क्या आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम उन चीज़ों की चिंता करके बैठ जाते हैं जो हमारे लाइफ में कोई मायने नहीं रखती हैं। तो बात करते हैं हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की। और मैंने देखो क्या लिखा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या जज बन सकते हैं। ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मैम हिंदी मीडियम में हम कर रहे हैं, क्या हम जज बन पाएंगे क्या। हमने कई लोगों से कहते हुए सुना है कि हिंदी मीडियम वाले जज नहीं बनते हैं। ऐसा किसने कहा? और आपको क्या लगता है जज बनने वाले सिर्फ इंग्लिश मीडियम के होते हैं क्या? ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जज बनते हैं और इसका एग्जाम्पल इस वीडियो के बाद आप देखेंगे। इवन दो मैं एक बात करती हूँ राजस्थान जुडिशरी की, RJS 2019 के अंदर 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिविल में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, सिविल पेपर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले जज भी बनते हैं, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। और जब दुनिया ने कह दिया कि हिंदी मीडियम वाले नहीं बनते, तभी तो बनने में मज़ा है। लोग कहते नहीं बन सकते, आप बन के दिखाओ कि भैया किसने कह दिया कि हिंदी मीडियम वाले जज नहीं बन सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी मीडियम नहीं बनते, ऐसा तो इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं बनते। 5 ईयर लॉ करके आए हैं बच्चे, रिजर्वेशन भी होता है, OBC भी रहता है, फिर भी नहीं बन पाते। जनरल कैटेगरी वाले तो वैसे दिक्कत होती है, जनरल कैटेगरी के तो सिलेक्शन होने दिक्कत है। तो आप बताओ फिर जनरल कैटेगरी की सीटें क्या सब OBC ले जाते हैं, क्या SC ले जाते हैं, ST ले जाते हैं? कोई तो सिलेक्ट होता होगा। तो बच्चों का अगला सवाल तो मैं जनरल में हूँ, क्या मैं करूँ या नहीं करूँ? बेटा वही तो कर दिखाना है जो हर कोई मना करता है, जो हर कोई मना करता है। तो ये टेंशन आ रही दो तरह की कि मैम मुझे लॉ करना है, मैं हिंदी मीडियम की हूँ, मैं लॉ कर सकती हूँ क्या? सेकंड, मैम मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, मैं हिंदी मीडियम की हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ क्या? तो मैं फिर से बता दूँ, मीडियम कोई फ़र्क नहीं रखता। आपको सेलेक्ट होना, आपके पास कंटेंट होने चाहिए। हिंदी वाला भी लॉ ही लिख के आएगा, इंग्लिश वाला भी लॉ ही लिख के आएगा, कंटेंट बढ़िया होंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं बता रही हूँ जब ये वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद जो वीडियो आप देखेंगे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट का है जो सेलेक्ट हो चुकी हैं और जिसके पास मार्क्स हैं आज के दिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स है सिविल के अंदर। ठीक है, शर्त ये होती है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप जो पेपर देने जा रहे हो, चाहे से सिविल का पेपर देने गए, आप क्रिमिनल का पेपर देने गए, कहीं पर जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, ठीक है, कहीं हिंदी ऐसे का पेपर होता है, कहीं इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है। मैं सभी जुडिशरी की एक साथ बात कर रही हूँ, है ना, जो स्पेशली हिंदी भाषी देश हैं जैसे कि MP, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, अब हरियाणा भी, आने वाले दिनों में हरियाणा भी। ये इतने स्टेट हैं जहाँ पर पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होते हैं। यानी आपका फोकस ये स्टेट कर सकते हैं आप जहाँ दोनों मीडियम पेपर होते हैं। अब आपका फोकस क्या होना चाहिए? मेरे एरिया फिक्स हो गए। नाउ इन जगह पे जो जो सब्जेक्ट है उस हर सब्जेक्ट पे मेरी कमांड होनी चाहिए। एग्जाम्पल MP, जजमेंट राइटिंग की कमांड होनी चाहिए, इंग्लिश ऐसे की कमांड होनी चाहिए, लॉ पेपर की कमांड होनी चाहिए, UP GK GS की कमांड होनी चाहिए, लोकल एक्ट्स की कमांड होनी चाहिए, बाकी खुद ही निकल जाएगा। उत्तराखंड लॉ की कमांड होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ जजमेंट राइटिंग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेन के एग्जाम में सिर्फ जजमेंट राइटिंग होती है, कमांड होनी चाहिए। जजमेंट तो जजमेंट है। आपको क्या लगता है लोअर कोर्ट के अंदर सारे जजमेंट हिंदी में पास होते हैं, तो क्या वो जजमेंट का वैल्यू नहीं होता क्या? हिंदी में पास होने वाले जजमेंट की अपील नहीं होती क्या? ऐसा थोड़ी ना है कहीं पर भी। ठीक है, बिहार के अंदर वहाँ की GK GS वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके हाथ में होनी चाहिए, लॉ का इक्वल आपका वेटेज रहेगा। झारखंड लॉ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राजस्थान हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे स्ट्रॉन्ग विथ लॉ पेपर, चारों पेपर जिसका अच्छा होगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी चारों पेपर में पकड़ हो। हरियाणा अब पहली बार आपका हिंदी में होगा, बाकी हमेशा इंग्लिश में होता है, वहाँ पर भी इंग्लिश आती है ऐसे, वहाँ पर भी पल्लवन वगैरह हिंदी में आते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस बच्चे का सिलेक्शन होगा चाहे वो हिंदी मीडियम से हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिसकी ओवरऑल पेपर में पकड़ होती है। जैसे कि एग्जाम्पल
मैं ओवरऑल पूरा इंडिया पढ़ा सकती हूँ, इंडिया के हर स्टेट के एक्ट पढ़ाती हूँ। आप देखिएगा उत्तराखंड का, सॉरी क्या बोलते हैं, यूपी का लॉकल एक्ट पढ़ाया मैंने। आप देखिएगा एचपी का यानी हिमाचल प्रदेश का माइनर एक्ट पढ़ाया मैंने। तो देखिए हरियाणा का मैंने लॉकल एक्ट पढ़ाया मैंने। मैं पढ़ाती हूँ, मेरी पकड़ है कानून के अंदर, इसलिए मेरे आप व्हाट्सअप देखिएगा, स्टेटस देखिएगा, आप मेरा फेसबुक देखिएगा, आप कहीं पर भी जाके देखेंगे सारे स्टेट के नाम लिखे होते हैं। कई बार लोगों के मन में आते सब पढ़ा लेती है क्या? पकड़ होनी चाहिए। पढ़ा तो कोई भी लेता है, राइट? पढ़ाने का एक टेक्निक और याद कराने का मेन चीज क्या है? कानून फिक्स है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो वो चीज मैंने सीखी है कि कैसे मुझे आपको वो चीज देनी है और कैसे मैं आपका एग्जाम क्लियर करा सकती हूँ, राइट? तो मैंने अपने आप में दृढ़ निश्चय किया, मैं करके रहूंगी, मैं हर चीज पढ़ाऊंगी। आज मेरे पास वेस्ट बंगाल के भी स्टूडेंट है। आप सोचो उनको हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन वो मेरा इंग्लिश समझ रहे हैं। वो कहते हैं मैम समझ में आता है बट हम रिप्लाई नहीं दे पाते। ये मेरे लिए अचीवमेंट है का, चलो यार वो लोग भी फेथ कर रहे हैं। तो क्यों किया है? क्योंकि मैंने मेहनत की। बस आप मेहनत करो और उन लोगों को साबित करोगे। तुमने कहा था ना हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, देख मैंने कर दिखाया, होता है। मेरे पास कई दिनों से कॉल आ रही है, मैं उनको एक ही कहती हूँ बेटा 2 दिन रुकिए, मैं फोन पे इतना नहीं बता सकती, मैं आपको एक वीडियो दूंगी, उस वीडियो को देखिएगा, आपके मन में आएगा यस हिंदी मीडियम भी कर सकता है। क्योंकि लॉ तो लॉ है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। अब आता है आपको अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है। लॉ के लिए, बोलने के लिए नहीं। हमें इंग्लिश भाषी देश नहीं, भाषी इंसान नहीं बनना है कि मैं इंग्लिश में पटर पटर करूँ, वो नहीं करना है। इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हैं, एक आपको आज ट्रिक देती हूँ, ठीक है? एक गाइड आती है सिंगल सोल्ड बुक, आप सब जानते हैं उसके बारे में। सिंगल सोल्ड बुक एक गाइड आती है प्री के लिए, ठीक है? आप हिंदी मीडियम वाले काम कीजिए, उस गाइड को ले लीजिए और रोज का उसका एक पेपर कीजिए सॉल्व। देखो क्या होता है, कई बार कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश सीख जाओगे। और बेटा वो न्यूज़पेपर एक 5 रुपए का आता है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं और वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं, उसको देख देख के जी जलता है। 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये इतने सारे हो गए, हो जाता है। कई लोगों ने कर रखा है, ट्राई करके देख लेना। ऐसा हुआ आपके साथ, मैसेज करना मुझे कि यस मैम हमने कई बार इंग्लिश के पेपर लगाए, लिटरली हमने कभी नहीं पढ़े और वापस वो वैसे के वैसे घर में डिग लग गया, बेचते तो भी जी दुखता है यार, एक पेपर 5 रुपए का था। होता है, तो अब अपने आप को ईजी करते हैं। देखो लॉ को इंग्लिश में पढ़ो ना, हमें तो अपने लॉ को इंग्लिश में समझना आना चाहिए और हम उसको लिख सके हमारी भाषा में, वो आना चाहिए हमारे लिए, ठीक है? तो आप उस सिंगल की जो सॉल्व बुक है वो ले लीजिए, सॉल्व पेपर है वो, सिंगल के सॉल्व पेपर है, आप उसको ले लीजिए। ले लिया, रोज का एक पेपर कीजिए और अपने पास बैरेक रखिए। जब पढ़ने बैठते ना, बैरेक बुक जो भी आपके पास रखिए, हिंदी में चलेगी, वो सवाल आपने पढ़ा, डिगलोट। एक काम कीजिए, अपने पास जो है बैरेक्ट होते हैं ना, वो डिगलोट आते हैं, एक तो वो लेना स्टार्ट कीजिए। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो जमाना इंग्लिश का है, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते और हमें जिंदगी भर अब हिंदी मीडियम नहीं रहना, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मेहनत किया और आज दोनों मीडियम को पढ़ाती हूँ। क्योंकि आपको पता भी स्टूडेंट तो सारे इंग्लिश मीडियम के आते हैं, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और रोज मेहनत करती हूँ। एक सपना है कि आने वाले दिनों के अंदर आएगा 2-3 साल बाद, जो मैं पूरा इंग्लिश मीडियम को पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊंगी और हिंदी वालों को इंग्लिश में। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को साथ बिठाती हूँ। तो कई बार हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहता कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, आप इंग्लिश बोलेंगे। मैंने कहा बेटा जिंदगी में दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें लोग दोनों लैंग्वेज में दिख रही है, पढ़ रही है। जब मैं इंग्लिश के लिए पढ़ूंगी तो तुम उसको टिक करोगे ना, तो फाइनली तुम जिससे भाग रहे हो वो तुम्हारे पास आने लगेगी। रीजन, ऐसे कहीं एग्जाम देने जाओगे जहाँ इंग्लिश में ऐसे आएगा, एक ऐसे राइटिंग लॉ की होगी, कैसे करोगे आप? एटलीस्ट धीरे धीरे चीजें आपकी टिप्स पे आने लगेगी, आपकी टंग पे आने लगेगी, आप बोलोगे ठीक है। हमारे प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे नहीं है बट हमें तो लिखना है, बोलना थोड़ी ना एग्जाम है, हमें पास होना है। क्या फर्क पड़ता है प्रोनाउंसिएशन से? आपके पास आपका लैंग्वेज वो होना चाहिए जो सामने वाला समझ सके। मेरी कई वर्ड में प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है, मुझे कई बार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं पहले खुद तो बोलना सीख जाओ फिर यूट्यूब पे आके पढ़ाना। लिटरली कई बार मुझे लगता मैं टूट जाऊं, फिर लगता क्यों टूट जाऊं? उसने मुझे कहा पहले ठीक कर, यानी सीख क्या, मैं सीख के आ जाती हूँ कि चलो ठीक है अगली बार तो नहीं बोलेगा। इस चक्कर में एक बार मैंने SRA का एक वीडियो हटा दिया था, एक वर्ड की वजह से नुकसान हो गया। भैया मेरी भाषा समझ में आ रही ना, आप समझ लिए ना। अब हमारे कॉलेज की बात है, हमारे एक सर हमेशा ला बोलते थे क्योंकि उनका लैंग्वेज वही था। तो हमने क्या सोचा कि सर ला का मतलब हम तो नहीं समझेंगे, अब लॉ पढ़ के बताइए। नहीं, वो गुरु थे हमारे, हमने उनको रेस्पेक्ट किया और हम समझ गए कि हमारे सर ला बोलेंगे और उसी को हमें एक्सेप्ट करना है। और वो गलत भी नहीं है, LAW क्यों नहीं बोल सकते, LA ला बोलते ही हैं अपन, क्यों नहीं बोल सकते? तो हमारे ऊपर जब कोई प्रोनाउंसिएशन पे हंसने दो, एटलीस्ट ये तो खुश हो ना, कोई तो है जो हमारे लिए हंसता है, हमारी चीज़ों पे हंसता है, इज गुड। लेकिन उनको हंसने का मौका दे दिया, बट समय है अब इंप्रूव करने का, खुद को थोड़ा थोड़ा करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल की बुक लेंगे, रोज एक पेपर सोल्व करेंगे। मैं बता रही हूँ जब आपके 50 पेपर्स हो जाएंगे आप खुद मुझे मैसेज करेंगे कि मैम अब मुझे इंग्लिश से डर नहीं लगता है। उल्टा आप खुद बोलेंगे मुझे कि मैम अब तो मुझे लॉ हिंदी की तुलना में इंग्लिश में ईजी लगने लग गई है, क्योंकि आपने उस फियर को अपने अंदर से हटा दिया है।
ठीक है, और धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस की है। अब आती लॉ की बात। एग्जाम के अंदर कई बार इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी नहीं लिख सकते, बट हिंदी वाले बच्चे कोई वर्ड अगर इंग्लिश में लिखना है लिख सकते हैं, मना नहीं है, तो वो भी टेंशन नहीं है कि आप हिंदी, वो पूरी इंग्लिश नहीं लिखनी है, ठीक है, एक आध वर्ड कम्युनिकेशन, समसूचना वर्ड याद है तो कम्युनिकेशन लिख दिया तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ, हिंदी मीडियम में लॉ कीजिए, कोई इशू नहीं है। हिंदी मीडियम में आप जुडिशरी एग्जाम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होकर मैं इस बार जुडिशरी का जो भी एग्ज़ाम दूंगी मैं टॉप आके दिखाऊंगी, और मैं एक रोल मॉडल बनूंगी उन लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम होकर ये डरते मैं जुडिशरी नहीं निकाल सकती, देखिए मैं आई हूँ आपके लिए। यानी काम को तो कुछ ऐसा करो ना कि आपको देखिए दूसरे भी कुछ बेटर कर पाए। जैसे मैं कोचिंग चला रही हूँ, एट द टाइम कोरोना मेरे कई स्टूडेंट हैं जो एट द टाइम कोचिंग खोली उन्होंने, और मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि एटलीस्ट मुझसे पढ़ के गया, कुछ बेटर कर किया उसने। और गुरु से शिष्य हमेशा आगे होते हैं। जब मैंने कोचिंग खोला तो मेरे गुरु मुझे राइवल मान रहे थे, लेकिन जब मेरे स्टूडेंट ने कोचिंग खोला मैं खुश हुई। इवन दो मैंने तो उनकी जो उन्होंने वीडियोस बनाए वो मेरे ग्रुप में डाले कि इज़ वेरी गुड। मैं एटलीस्ट ये तो कहूँगी ना, मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज पढ़ा रहा है, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी की तो कर लेगा, लेकिन कुछ तो उसने डिफरेंट किया, कुछ तो नया कर दिखाया उसने, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो हमेशा एक जिद लेके बैठो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा, ये सब मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो एक अच्छी ईजी चीज़ है। हाँ, फिर आगे आता है कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीद लेते हो, वो मत खरीदो, वो लेके पड़ी रहेगी, वो यूजलेस है। आपका टारगेट सिर्फ जुडिशरी है, आप सिर्फ जुडिशरी के डिग्लोड बैग लो, उन्हीं को पढ़ो, और इतना भी मत पढ़ो कि हिंदी भूल जाओ, ये भी मत करना। वो इंग्लिश फॉर द पर्पज ऑफ कि साहब मैं अच्छे से ऐसे राइटिंग लिख सकूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो इतना पढ़ लिया कि उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने लग गई, अब वो लॉ हिंदी भूल गए ना, क्योंकि लॉ को तो अपने को पूरा हिंदी में लिखना है। तो अपना टारगेट क्या करना है, हिंदी मीडियम वाले लॉ की पकड़ शानदार होनी चाहिए, जो वहाँ का लैंग्वेज पेपर है वो आपका पास होना चाहिए, और जो आपकी इंग्लिश ऐसे राइटिंग है वो आपको रूटीन में करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए। आपको लगे मैं किसके पास ट्यूशन जाऊँ, ठीक है, वैसे हम कराते हैं, बट फिर भी आपको लगे कि मैं और कहाँ कर सकता हूँ, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आपकी नियर बाई जो भी ऐसा टीचर है जो कहाँ पढ़ाता है, जो भी ऐसा टीचर है जो स्कूल में पढ़ाता है, आप उनके पास कोचिंग कर सकते हैं कि सर होम ट्यूटर लगाइए, कि सर रोज आइए, रोज मुझे ऐसे लिखाइए। क्योंकि कई बार हम बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं, जैसे ना जो सिर्फ एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश के, वो एक्सपर्ट की तरह पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ पूरा 6 महीने खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बोल के लिखाते रहेंगे। और हमें ऐसा टीचर चाहिए जो बना के लिखा सके, जो हमें बोर्ड पे लिखा सके, या फिर एक एक लाइन लिखा सके, वो आपकी हेल्प करेगा। कौन, जो आपके नियर बाई 12th तक के टीचर है वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप उनको पकड़ो, अपने घर पे बुला सकते हैं, इंडिविजुअल रोज का 1 घंटा बुला के प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यूट्यूब के थ्रू करो, मत करना, टाइम वेस्ट हो जाता है। रीजन बताऊँ क्या बेटा, आप यूट्यूब पे एक लेक्चर देखने जाते हो, उस एक के चक्कर में टक 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 कब आपका 2.5 घंटा निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इससे अच्छा तो खुद से कर लो, इससे अच्छा तो ऐसी मार्केट में कई सारी बुक्स आती है सेम ऐसे की, वो हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, और उसके अलावा मेरे यहाँ कोचिंग कर सकते हो। रीज़न, क्योंकि मैं इंग्लिश का ऐसे भी बोर्ड पे लिखा के करवाती हूँ, मैं हिंदी का ऐसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको हिंदी है उनका ऐसे भी मैं बोर्ड पे लिखवा के कराती हूँ, एक एक वर्ड बोल बोल के लिखवाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि भैया मैं अगर कहूँगी जा बेटा घर आज इस टॉपिक पे ऐसे ढूंढ के बना के ला, और वो तो तुम ऐसे कर लोगे। आज तुम्हें जरूरत उस टीचर की जो तुम्हारे ऊपर एक एक लाइन लिखा सके, तभी तो जाके कर पाओगे। और ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, एक दिन में नहीं होगा। आप सोचते हैं कि मैं कर लूंगी 10 दिन में, नहीं होगा, क्योंकि आदत में आते आते टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीडियम वाले भी जुडिशरी निकाल सकते हैं। जुडिशरी निकालने के लिए मीडियम नहीं, डेडिकेशन चाहिए। जुडिशरी निकालने के लिए मीडियम नहीं, हार्ड वर्किंग चाहिए। जुडिशरी निकालने के लिए मीडियम नहीं, इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और वो आपके पास है, और वो आपका ही है, आपके पास है। और आपके पास तो आपका फैमिली का इतना बड़ा सपोर्ट है, और क्या चाहिए। जिसके पास फैमिली खड़ी है, और कुछ जरूरत है कि किसी चीज़ की नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। मुझे भी कई बार पापा आके पूछते रहते, मुझे अच्छा लगता है, मेरे पापा मुझसे पूछ रहे, वाह यार इससे अच्छा क्या है। तो कई बार वो खुद आपको मोटिवेट करते रहते, बेटा तू कर सकता है, और तू करके दिखाए। तो आज के बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे नो टेंशन कि उसने कहा, उसने कहा, उसने क्या कहा, तुम उसे करके बताओ, देख मैंने कहा निकलता है। ठीक है, तो इस टेंशन से फ्री हो जाइए, क्योंकि कई बार मैसेज आते हैं मेरे पास, कॉल भी आते हैं, मैं करूँ या नहीं करूँ, मैं करूँ कि नहीं। अब मैं कहती हूँ आप करोगे, और आपको ही करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके साथ ही एक वीडियो देखेंगे अभी इसके बाद, जो एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुई आरजीएस के अंदर, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी, कैसे करना है, कैसे उसने पढ़ाई की, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, आप उनको सुनेंगे। उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे बैचेस चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर बैचेस अवेलेबल है एडीजे के लिए, यानी एडीजे वाले स्टूडेंट भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
जुडिशरी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, इंडिया के सभी जुडिशरी को पढ़ाते हैं। उनका जो टेस्ट पेपर होता है उस जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर प्रैक्टिकल बेस पे होता तो प्रैक्टिकल, डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट बेस पे बनता है। जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उस हिसाब से बनता है, 10 मार्क का क्वेश्चन उस हिसाब से, यानी जो टेस्ट पेपर उस हिसाब से चलता है। इवन दो हम पढ़ाते पढ़ाते भी बताते हैं कि भैया ये MP वालों के लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो आप वो सब सुन सकते हैं क्योंकि आपको फायदा है। इसके साथ ही साथ यहाँ हर जुडिशरी के खुद के जो माइनर एक्ट्स हैं वो भी पढ़ाते हैं, उनके लोकल एक्ट है वो भी पढ़ाते हैं, और उसके भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे कि मेजर एक्ट की तरह है। तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब प्री का क्वेश्चन आता है, CRPC का आएगा तब भी 1 मार्क्स का देगा, माइनर एक्ट का होगा तो भी 1 नंबर का आएगा, और लोकल एक्ट का होगा तब भी 1 नंबर का। तो जब सारे 1-1 नंबर के तो फिर मेजर को ज़्यादा पढ़ना, माइनर को इग्नोर करना, वाई? इसके चक्कर में प्री नहीं निकल पाता है, हमें बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज चलती रहती है, यहाँ पे अलग अलग मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पाते एक बहुत बड़ी फीस, तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी चलाते रहते हैं ताकि वो अफोर्ड कर सकें, है ना। तो इसकी चिंता ना करें कि मैम इतनी बड़ी फीस नहीं है, मैम के पास इतने सारे छोटे बड़े कोर्सेज है कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते। और फिर हम इतनी बड़ी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इतना तो अफोर्ड करती है आप लोगों को। मैं ये कह रही थी कि अलग अलग हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं, आप ये कोर्सेज ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी चलती है, छोटे छोटे बहुत सारे हमारे यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, उन कोर्सेज को आपके द्वारा लिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ आता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ये तो सारे हिंदी मीडियम वालों को बता दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप इंग्लिश में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बट कई बार आपका सिलेक्शन मैन में क्यों नहीं होता, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। और उसका रीज़न ये है आपका सिलेक्शन नहीं होता है, इतनी ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं लिखनी है जितनी उस एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आपको अपने रिटन को उस बैलेंस लेके चलना पड़ेगा जो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है। आप दिल्ली में लिखने वाली चीज़ों को आप उत्तराखंड में नहीं लिख सकते, उत्तराखंड में चाहने वाली चीज़ों को आप हरियाणा में नहीं लिख सकते। जो उसका पैटर्न है उस पेपर का, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए, स्टोरीज के इस सेगमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते। आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं मैम हिमानी कच्छावा, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। फिर भी मैं मैम के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मैम हिमानी कच्छावा का नमस्कार और स्वागत है मैम आपका। मैम के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मैम जोधपुर से ही हैं और मैम ने अपनी स्कूलिंग की है आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर से, और जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से मैम ने MCOM और LLB किया है। RJS में मैम का 139th रैंक रहा था और मैम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। तो मैम फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपको ऐसे रूबरू देखकर। मैम मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। पहला ये कि मैम आपकी सफलता का यहाँ तक का सफर कैसा था? हम जानने चाहते हैं कि आपका सफर यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मेरा यहाँ तक का सफर वैसे बहुत अच्छा रहा। कोई भी सफर हो, कठिनाइयां तो सब में आती। आप कभी कभी एक ऐसे मोड पे होते हो जहाँ पे कठिनाइयां इतनी ज्यादा होती है कि आपको वहां डिसाइड करना होता है कि आपको आगे बढ़ना है या यू टर्न लेना। तो मैंने वहां सिर्फ यही डिसाइड किया कि मुझे जाना तो आगे ही है, यू टर्न जैसा कोई ऑप्शन नहीं लेना। तो मेरा 2016 में जब मैंने लॉ किया तो मेरा LLB गोल्ड मेडल था, JNUT में टॉपर थी। तब से मैंने डिसाइड किया कि जाना तो लॉ में है, क्योंकि जब आप लॉ में गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हो तो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट उसमें है। तो मैंने LLB करने के बाद में ये सोचा कि मुझे जाना तो इसी फील्ड में है, लेकिन RJS में ही जाना है ऐसा मैंने सोचा नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि फाइनल ईयर में जब मैं थी कि मुझे लगा मैं प्रैक्टिस करती हूँ और कोर्ट की भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के साथ में चलते रहेंगे। लेकिन मैं जब कोर्ट गई और मैंने देखा वहाँ का एटमोसफेयर, वहाँ का जो लेडी जजेस है उनका काम करने का डेडिकेशन एंड ऑल, इंटेलिजेंसी, तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे करना तो RJS ही है, करूँगी मैं RJS। और डेफिनेटली बहुत 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 मैंने मेहनत करी, 2 साल दिन रात एक करके, और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरा सफर बहुत अच्छा
मैम, पढ़ने के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? यानी हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए? हमें आज डिसाइड करनी चाहिए कि हम इतने घंटे तक पढ़ाई करें डेली, या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टारगेट सेट करना चाहिए? बेस्ट क्या प्रोसेस रहता है इसे क्रैक करने के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके पास एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए, क्वांटिटी टाइम मैटर नहीं। आप दिन के 10 घंटे बुक लेकर बैठे हो, लेकिन साथ में आप मोबाइल चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी, और आप 10 घंटे बुक लेकर बैठे हो, कोई मतलब नहीं। इससे बेटर है कि आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन जितना आप पढ़ रहे हैं डेफ़िनेटली वो आपको याद होना चाहिए। उसके अंदर आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए जितना आप पढ़े हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या पढ़ा वो आपको पता ही नहीं। हालाँकि मेरा रूटीन था कि मैं रोज़ के 8-10 घंटे तो पढ़ती ही थी। जिस दिन से मैंने फॉर्म फिल किया था टिल एग्ज़ाम तक, मैं पढ़ती ही थी, श्योर था चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि मैंने वो 8 घंटे एकदम डेडिकेशन से पढ़ा, हो सकता है कोई ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। तो आप भले 2-3 घंटे पढ़िए, लेकिन जिस टाइम तक आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी में ही होना चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ में नहीं। मैम, बुक्स और बेरिक्स में से हमें किस पे ज़्यादा किस पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए? हमें बुक्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या बेरिक्स को ज़्यादा देना चाहिए? और उसमें भी हम कौन-सा ऑथर या पब्लिकेशन प्रेफ़र करें? देखिए, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के पास में बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, उनको एक अगर सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो बहुत सारे ऑथर उनको मिल जाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में ये दिक्कत आती है कि जो ऑथर शॉप पर अवेलेबल है, जिस ऑथर की बुक आपके पास अवेलेबल है, वही आपको लेनी है और उसी के अंदर आपको सैटिस्फैक्शन रखना है। तो मैं तो बेयर एक्ट को ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मैंने बेयर एक्ट पढ़ा, बेयर एक्ट मुझे इतना अच्छी तरह से याद था कि कोई मुझे नींद में से भी उठा के पूछ लेता था कि इस सेक्शन में क्या है, तो मुझे प्रोविज़ो एंड स्पष्टीकरण तक भी पूरे याद। तो मैंने बेयर एक्ट को ही किया। लेकिन कुछ-कुछ सब्जेक्ट जैसे टीपी में, टीपी के अंदर आप सिर्फ़ बेयर एक्ट के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे आप एविडेंस एक्ट ले लीजिए, उसके अंदर आप बेयर एक्ट को ही लेकर नहीं चल सकते। तो कुछ-कुछ सब्जेक्ट के लिए आप बुक ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जैसे सीआरपीसी, सीपीसी के लिए बेयर एक्ट इनफ है, क्योंकि अगर आपने बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, तो डेफ़िनिटली आपका क्लियर हो जाएगा। और बुक के ऑथर के लिए मेरे पास में राधा रमन गुप्ता की बुक थी, उसको मैंने रेफ़र किया था, और एविडेंस के लिए मेरे पास में लॉ फाइटर थी, 3-4 अलग-अलग ऑथर, तो वो लॉ फाइटर्स मैं एविडेंस के लिए फ़ॉलो। मैम, नोट्स कैसे होने चाहिए? मतलब नोट्स हमें सेल्फ में हमें खुद बनाने चाहिए या किसी के लिखे हुए पुराने नोट्स हमें बोरो करने चाहिए, या नोट्स में भी हम खुद के बनाए तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होने चाहिए, या बेरेक्ट की एज इट इज लैंग्वेज हमें लिखनी चाहिए? देखिए, नोट्स आपके खुद के बने हुए तो बेस्ट है ही, कि आपके खुद ने जो लिखा है, तो वो डेफ़िनिटली आपका समझा हुआ होगा, क्योंकि आप मन से तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं, कुछ भी देखा और लिख दिया, तो फिर बुक और नोट्स में डिफ़रेंस क्या? तो जो आपने खुद ने लिखा है, वो आपका समझा हुआ होगा। लेकिन अगर आप किसी और के नोट्स भी फ़ॉलो करते हैं, तो इसमें भी बुरी बात नहीं है। कम से कम आप उनके नोट्स में से भी अच्छी चीज़ें निकालिए और उनको अपने हाथ से लिखिए, मतलब सारा मटीरियल एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो मेरे को थोड़ा टफ लगता था कि आप उसमें पढ़ भी रहे हैं और आपको सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए खुद से। सारे सेक्शन मैंने पूरे लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या ऐसे छोटे-मोटे एक्ट हैं, जिसके लिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। और रेडीमेड नोट्स में भी कोई इश्यू नहीं है, आप दूसरों के नोट्स को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर उसमें अच्छा है तो कोई दिक्कत ओके। मैम, आपकी तैयारी आपने कैसे की थी? खुद पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी किया था, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, या हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना चाहिए? मतलब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहता है मैम? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैंने 2016 में कोचिंग जॉइन किया था। मेरा लॉ कंप्लीट हुआ ही था और मैंने अक्टूबर 2016 में कोचिंग जॉइन किया। कोचिंग मैंने 2 साल कंटिन्यू किया था, जबकि एक बार कोचिंग में 6 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन मैंने सिर्फ़ कोचिंग को कंटिन्यू रखा 2 ईयर, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कोचिंग खत्म हो जाए और मेरी बुक्स किसी कोने में पड़ी रहे और मैं ये सोचती रहूँ कि मैं कल पढ़ूँगी, मैं परसों पढ़ूँगी। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया। उसके बाद मैंने पहले सेल्फ स्टडी करने की ट्राई की थी, जब मेरा लॉ का एग्ज़ाम ओवर हो गए थे। उसमें जैसे मैंने शुरू किया था टीपी और एविडेंस, तो हम 2-3 सेक्शन बड़े जोश से पढ़ते हैं कि हमें हमने पढ़ा और हमको समझ में आ गया।
लेकिन बात ये है कि आपको हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप खुद से नहीं समझ सकते। मैं तो नहीं समझ सकती, कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो सेल्फ स्टडी से क्लियर करते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में आरजेएस के लिए आप सेल्फ स्टडी को प्रेफर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। कोचिंग में आपको रिलेवेंसी बताई जाती है कि कौन सा एक्ट किस एक्ट से जुड़ेगा, कौन सा सेक्शन किस सेक्शन से जुड़ेगा, तो कोचिंग तो मस्ट है ही। और मैंने तो पूरे 2 साल कोचिंग की है, तो मैं तो कोचिंग का सपोर्ट करूँगी। मैम, टेस्ट सीरीज जो होती है वो फायदेमंद होती है ज्यादा, या जो डेली हम रिवीजन करें वो ज्यादा फायदेमंद होता है? मतलब टेस्ट सीरीज और रिवीजन के उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी लगभग 6 महीने, जब मेरा मेंस होना था, क्योंकि जब 197 सीट्स आई थी तो उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि सीटें तो 196 ही है, एक तो मेरी, मतलब मैं 100% श्योर थी कि इस बार मेरा पेपर निकलेगा ही निकलेगा, मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी। लेकिन जब मुझे लगता था कि मैं एक डेफिनेशन लिखती हूँ, थेफ्ट की डेफिनेशन, तो मैं लिखने बैठती थी तो मुझे लगता था कि अब मैं इसको लिखूँ कैसे? मैं समझा तो सकती हूँ, पर मैं उसको लिखूँ कैसे? तो इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारा बोलना, हमारा याद होना, हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम टाइम में उसको लिख ही नहीं पा रहे हो जो आपको याद है। उसके लिए आपकी पहले प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि टेस्ट सीरीज के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है कि आपके पास 3 आवर्स है, 3 आवर्स के अंदर आपको ये लिखना है, ये लिखना है, जजमेंट भी अटेंड करना है, वो सब आपका टाइम मैनेजमेंट है। तो टेस्ट सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते मैम, मेंस के बारे में मैं जरा जानना चाहूंगी कि मेंस के लिए मेन आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे कि मैम आपने सिविल में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, और कईयों को, क्या मुझे भी सिविल के नाम से बड़ा डर लगता है, सिविल बड़ा टफ लगता है, तो आपने सिविल को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? मैम, हम जानना चाहते हैं कि सिविल की प्रिपरेशन कैसे की और ये मेंस में क्लियर करने का क्या स्ट्रेटेजी आपने प्लान किया था? देखिए, सिविल में मेरे मार्क्स जितने आए थे उससे ज्यादा की मुझे होप थी। पहली बात तो ये, मुझे तो ये बहुत कम लगे। मुझे लगा था सिविल और क्रिमिनल 70 प्लस तो मेरे आ ही जाएंगे, मैं श्योर थी। घर आने के बाद मैंने ये सोचा कि हम तो इस बार निकल जाएंगे, लेकिन सिविल में मेरी जो मार्क्स आए वो कम आए। लेकिन ठीक है, जो उन्होंने दिए शायद उन्हें सही लगा होगा, उन्होंने सही किया। लेकिन सिविल के अंदर सीपीसी अगर हम लेते हैं तो सबसे टफेस्ट लगती है सबको कि सीपीसी। मेरे को सीपीसी इस तरह से याद थी कि अगर सीपीसी की बुक साइड में पड़ी है तो मैं बेयर एक्ट को बिना खोले मैं आपको पूरा सीपीसी रिवाइज करा सकती थी, इवन सेक्शन एंड ऑर्डर्स, जो मेन मेन बातें हैं वो वर्ड टू वर्ड नहीं, जो मेन मेन है। क्योंकि सीपीसी का रिवीजन मैंने 42 टाइम्स किया था, मतलब 42 मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सीपीसी मैंने पढ़ी थी 42 टाइम्स। और जब आप सिविल पढ़ते हैं तो आप उसके साथ एक क्रिमिनल सब्जेक्ट पढ़िए। आप सिर्फ सिविल ही पढ़ेंगे ना 1 महीने तो आप बोर हो जाएंगे कि हम 1 महीने से सिविल, अब इच्छा नहीं होगी, 1 वीक से सिविल इच्छा नहीं होगी। तो जैसे मेरा पढ़ने का ये था कि मैं क्रिमिनल के 50 सेक्शन और 50 सेक्शन सिविल के पढ़ती थी डेली, तो उससे इंटरेस्ट अपने आप बनने लगा। जब आपको आप पढ़ेंगे ना, एक बार कम लगेगा, 2 बार कम लगेगा, जब आप 4, 5, 10 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। एसआरए, टीपी, ये कुछ है ही नहीं, एक्ट नहीं है कुछ, तो पास में पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। मैम, मेंस के एग्जाम में जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? क्योंकि वो बड़े टफ लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। सिविल के अंदर मेरे जजमेंट में एक जो क्वेश्चन आया था, शायद 8 मार्क्स का जजमेंट था, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, शायद 8 मार्क्स का था या 10 मार्क्स का था, जितना भी था मेरे 2 मार्क्स कटे थे उसमें। और जो एक आया था आदेश, उसमें मेरा 1 नंबर था। तो मेरे जजमेंट एग्जैक्टली राइट थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में थी। सबसे बड़ा तो ये है कि प्रैक्टिस में मुझे बहुत था। उसके बाद जजमेंट के अंदर आपको सिर्फ उसका एक परफॉर्मा पता होना चाहिए। कोई भी जजमेंट आपको रटने से मतलब नहीं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जजमेंट में होता क्या है, कहाँ पे कौन सा स्टेप है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर डेजिग्नेशन क्या होगा, जज क्या होगा। जज जैसे जो भी ऊपर डेजिग्नेशन हम लिखते हैं, सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वरिष्ठ खंड, जो भी, वो डेजिग्नेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको फैक्ट पता होना चाहिए इसमें क्या आएगा। आपको एक बार प्रॉब्लम पढ़नी है, क्योंकि सिविल के अंदर अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। एक बार आपको पढ़नी है, तो उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस जजमेंट में इतनी अच्छी होनी चाहिए कि दोबारा क्वेश्चन को देखना ही नहीं, मतलब आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आपको लाइन टू लाइन अगर पता होंगे तो जजमेंट बहुत बड़ा इशू। और जजमेंट अगर आपका अच्छा हो गया तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा जाएगा। लैंग्वेज के बारे में जानना चाहूंगी मैम, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। मैम, मेंस के लिए जो एसे की प्रिपरेशन करनी होती है,
मैम आप भी हिंदी मीडियम से, तो मैम इंग्लिश के लिए मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही एक खौफ ही होता है हमारे इंग्लिश ऐसे का। तो मैम नॉर्मली हिंदी में ऐसे लिखना हो इजी हो जाता है, बट इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़े तो एक बार सोचना पड़ता है, फॉर्मेशन देखनी पड़ती है, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उसके लिए जानना चाहूंगी कि आपने इंग्लिश के ऐसे कैसे प्रिपेयर किए, उनके टॉपिक्स आपने कैसे चूज किए थे, कोई पर्टिकुलर बुक अगर उसके लिए आप सजेस्ट करना चाहें तो। इंग्लिश में मेरा ऐसा था कि मैंने 30 टॉपिक चूज किए थे, 30 टॉपिक्स। मेरा ये था कि उन 30 टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लो, अगर उनमें से कुछ आता है तब तो बेस्ट है, नहीं आता है तो 30 हमने ऐसे पढ़े हैं। आरजीएस का हम एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम हमारा माइंड इतना तो स्ट्रांग होना ही चाहिए कि उनके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो हम इधर उधर से एडजस्ट करके लिख लें। हर बार टॉपिक होते हैं जो रिलेटेड टू जुडिशरी, राजस्थान, करंट प्रॉब्लम और एक कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले सालों से यही सब चलता है, तो मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए टॉपिक डिसाइड कर। लेकिन इस बार का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया, जो टॉपिक आए थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, वो बिल्कुल लिखना बहुत मुश्किल था और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने सबसे फर्स्ट ऐसे तो मेरा बहुत ही अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को याद किया था और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी मुझे पता था, तो मैंने उनको एडजस्ट करके लिखा। लेकिन उसके अलावा मेरी एक ये स्ट्रेटेजी थी जो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मुझे मैंने सबको सजेस्ट किया तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। मैंने कुछ कॉमन पैराग्राफ तैयार किए थे, जैसे कि 1 पेज या 2 पेज के ऐसे मैंने कॉमन पैराग्राफ रेडी किए थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे करप्शन आता है, तो हमको करप्शन पे ही मैंने पैराग्राफ रेडी कर दिए। अगर डॉवरी आ जाती है तो उस करप्शन वर्ड को हटा के वहाँ हमें डॉवरी लिखना है। सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है, उससे हमारा 1.5 से 2 पेज का वो ऐसे रेडी हो जाएगा। तो वो मैंने 4 पैराग्राफ बनाए। उसके अलावा मेरे रोज के 15 वर्ड्स होते थे इंग्लिश के, वो मैं लर्न करती थी, तो करीब महीने में मेरे 250 से 300 वर्ड हो जाते थे, तो उससे भी मुझे बहुत। और हिंदी मीडियम ग्रेट। से है तो हिंदी में कोई दिक्कत हो ही नहीं। ग्रेट मैम। मैम इंटरव्यू के लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशन करनी होती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैम? इंटरव्यू के लिए पहले तो आप पूरा सिलेबस 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये तो कोई भी नहीं जानता, ठीक है। कौन सा पैनल आपका होगा ये भी आप नहीं जानते, ये सब लक पे होता है कि कौन सा किसका है। इसके बाद ये होता है कि आप जब जुडिशियल एकेडमी में एंट्री करते हैं, तब से ही आपका डर तो स्टार्ट हो ही जाता है कि अब हमारा इंटरव्यू होना है, और बिल्कुल आप पसीना पसीना और वो सब चीज़ के साथ। लेकिन वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, हम जब अंदर गए थे तो हमारे मतलब सर्विस वहाँ की, वहाँ पे सब कूल माइंडेड रहने की बातें हो रही थी। वहाँ पे ऐसे सेशन चल रहे थे जिससे आप टेंशन में ना आ जाएँ। वहाँ पे हमको सब रिफ्रेशमेंट एंड ऑल हमको सर्विस किया जा रहा था कि आप, ताकि आप टेंशन में ना आएँ। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए मैं गई थी, जैसे ही गेट खुला था तो 3 जस्टिस थे सामने, उनको देख कर के थोड़ा डर तो लगता ही है, चाहे हमारी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, हमें कम डर जाता है। तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन जो जजेस थे वो लगने ही आते थे जजेस, वो बहुत अच्छे मूड में थे। आपसे वो बिल्कुल फ्रेंडली बात कर रहे थे, मतलब स्टिकनेस जैसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे से, यूँ नहीं है कि हमारे सामने एकदम हाई कोर्ट जज बैठे हैं तो हम डर जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल उन्होंने ईज़िली क्वेश्चन पूछे थे, मैंने आराम से रिप्लाई कर दिया, जो मुझे नहीं आया मैंने उनसे सॉरी बोल दिया। और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा पूछा था, यूथनेशिया पे भी बहुत लंबा टॉपिक था, तो मैंने जितना मुझे आया मैंने बताया। 2-4 मुझे आ रहे थे, फिर भी वो टेंशन से मैं ना बता पाई, लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैम फाइनल सिलेक्शन पे मैम थोड़ा सा लगता है कि क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन का इफेक्ट आता है क्या? जैसे कि हिंदी मीडियम वाला है, ये इसका सिलेक्शन करना है या नहीं करना, इंग्लिश मीडियम वाला है, इसका सिलेक्शन करना है या नहीं करना। ओवरऑल जब हमारा रिजल्ट बनता है तो क्या उसमें हमारा मीडियम कहीं असर करता है, मीडियम का कहीं इफेक्ट आता है क्या मैम? इस बार का जो रिज़ल्ट आया था, तो मैंने ये देखा कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम हुए हैं, सुनने में भी आया कि सम सिलेक्शन कम हुए। तो मैं ये बात मानती हूँ कि हाँ, सिलेक्शन तो कम हुए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या हमें पता है कि मेंस के अंदर कितने स्टूडेंट ऐसे अपीयर हुए थे जो हिंदी मीडियम के थे, ये हम नहीं जानते। हमें क्या पता प्री क्लियर करने वाले स्टूडेंट का रेशियो हिंदी मीडियम से ज़्यादा हो इंग्लिश मीडियम वालों का। ठीक है, तो हम ये ना कि
कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो मेल्स लिख रहे थे वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के थे। हो सकता है 1/4 ही हो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिन्होंने प्री क्लियर किया हो, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? ये भी एक बात हो सकती है। और थर्ड बात ये है कि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने पहली बार मेंस दिया था और मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम था। तो मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया, केस लॉ लिखा, एग्जाम्पल की ज़रूरत लगी वहाँ एग्जाम्पल लिखा, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोगों को निराशा हो गई कि अब हिंदी मीडियम से हैं, हम कभी जुडिशरी में हम जाएँगे ही नहीं, हम तैयारी ही नहीं करेंगे। तो ये सब बातें आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। मेरा भी हिंदी मीडियम था, मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ है। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, बेरख की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो डेफिनिटली आपका सिलेक्शन होगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है हिंदी मीडियम। मैम, आप जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डाउट रहता है, थोड़े से उस स्थिति में होते हैं कि मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मैं इसके भरोसे कितना समय निकालूं। तो मैम, क्या कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या ऐसा कुछ सोच के रखना चाहिए, या कोई नौकरी पेशा है वो अगर इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो क्या उनको कोई और बैकअप प्लान रखना चाहिए? देखिए, मेरा तो कभी कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। जिस दिन से मुझे लगा कि आरजेएस की करनी है, तो उस दिन आरजेएस की जो बंदा आरजेएस की प्रिपरेशन करेगा, साइड के एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएँगे, जेएलओ है, एपीओ है, वो एग्जाम ऐसे ही निकल जाते हैं आरजेएस की प्रिपरेशन करते। दूसरी बात ये है कि जब मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही थी 2017 में मैंने दिया था मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। मेंस तो मैंने लिखा ही नहीं था। उस टाइम मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो जब मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि यार हम प्री में फेल हो गए हैं और अब हमको आगे क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम आगे तक जाएँगे और दूसरी बार में हम करेंगे, हम क्लियर होगा हमारा, हम वापस से पढ़ेंगे। तो बात ये है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले एक बार सोच लीजिए कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, हर कोई इंसान नहीं होता है कि बस वो एक ही पीछे बैठा रहे। अगर आपको लगता है कि दूसरा एग्ज़ाम आप इज़िली निकाल लेंगे तो आप जा सकते हैं उसके लिए। लेकिन मेरा तो टारगेट आरजेएस ही था। एलडीसी की भी बहुत सी भर्तियाँ आई थी बट मुझे नहीं बनना था। तो जिसका टारगेट आरजेएस करना ही है, 1-2 साल लगेंगे, मुझे भी लगे थे 2 साल, लेकिन क्लियर हो जाएगा, इतनी बड़ी बात। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी मैम, कि निराशा तो हो ही जाती है कई बार, देते हैं एग्जाम, कभी क्लियर हो जाता है, कभी कई लोग प्री क्लियर करके रहते हैं, कोई मेंस क्लियर करके रहते हैं, कोई इंटरव्यू तक जाकर भी रह जाते हैं। तो नेगेटिविटी बहुत आ जाती है हमारे अंदर, हम बहुत नकारात्मक सोच से इस तरह घिर जाते हैं कि हमें लगता है कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमें अब ये करना ही नहीं चाहिए। तो मैम, उस जोश को बनाए रखने के लिए, इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या करें कि हर वक्त हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हर वक्त हम इस चीज से मोटिवेटेड रहे कि नहीं, हमें एडजस्ट करना है, हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं है। इसके लिए हम क्या करें? कोई मूल मंत्र हो इसका तो हमें दीजिए मैम। मेरा तो 2017 क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरा मूल मंत्र यही था कि मैं सुबह मतलब 7:30 में घर से निकलती थी, बैग कंधे पे होता था और उसमें बहुत सी बुक्स भरी हुई होती थी। शाम को मैं घर आती थी करीब 6 साढ़े 6 बजे, ठीक है? तब तक मेरा ये था कि आज दिन भर में मुझे निकलना है और मैं क्यों घर से जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आरजेएस बनना है। घर में वापस आने पर भी मुझे एक जुनून रहता था कि मेरे एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे किसी भी फालतू इधर-उधर ध्यान देना नहीं है, सिर्फ़ एक ही पॉज़िटिविटी के साथ कि मुझे आरजेएस बनना है। अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है कि नहीं ठीक है, देखते हैं क्लियर होगा तो होगा, अदरवाइज़ कुछ और देख लेंगे। तो ये देखते हैं, सोचते हैं, देखेंगे शायद, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये सब बातें अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप नेगेटिविटी रखिए। क्योंकि आप जिस दौड़ में दौड़ने वाले हैं, कुछ लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप जब तक दौड़ना शुरू करोगे शायद वो पहुँच भी जाएँगे और आप पीछे रह जाओगे। अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो आप बीच में हाफ करके गिर जाओगे क्योंकि आपका स्टैमिना नहीं है, आपके अंदर नेगेटिविटी है। अगर आपके अंदर पॉज़िटिविटी होगी तो डेफ़िनिटली जो आपसे तेज़ दौड़ रहा है आप उसके बराबर पहुँचोगे और उससे आगे। तो मेरा तो बस यही सपना था कि मुझे बनना है, मुझे लाइफ़ में कुछ करना है, कि लड़की हूँ मैं एक और समाज जो है उसके अंदर वैसे भी ज़्यादा लड़कियों का वो ही होता है कि आप जज बनना है, तो आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, आपको 2 साल में कुछ मिला नहीं, अब क्या हो जाएगा? तो सिर्फ़ ये सब चीज़ें को आप साइड में रखें और बिल्कुल पॉज़िटिविटी से आप आगे बढ़ें, डेफ़िनिटली हो जाएगा। मैं देख रही हूँ मेरे कुछ साथी सवाल करना चाह रहे हैं। उनका सवाल है मैम, कि आप ये बताएं कि हम हिंदी में जब आंसर लिखते हैं, हम जिस तरीके से हमें आंसर लिखने होते हैं,
मेंस के, उनको कैसे क्रिएटिव बनाए, कैसे इफेक्टिव बनाए और उस आंसर को कितना अच्छा बनाया जाए जिससे हमें मार्क्स अच्छे स्कोर करने में हेल्प मिले। आप उसके बारे में बताएं मैम। हाँ, जैसे इस बार क्वेश्चन सिविल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था ऑर्डर 3 रूल 4 का। ऑर्डर 3 रूल 4 का एक क्वेश्चन आया था। आपको पूछा गया था कि प्लीडर की जो नियुक्ति है उसके बारे में आप बताइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन के वर्ड्स मुझे याद नहीं है, बट ऑर्डर 3 रूल पूछा गया। उसके अंदर आपने प्लीडर की नियुक्ति को बताया, आपने नीचे डिफाइन किया कि ऑर्डर 3 रूल 4 जो है वो प्लीडर के बारे में बताता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसकी नियुक्ति से मुक्ति भी कैसे होती है, वो सब आपने बताया। उसके बाद आपको ये बताना है नीचे कि ऑर्डर 3 रूल 4 इसका रेफरेंस है। इसके बाद आपको ये बताना है कि प्लीडर की डेफिनेशन, तो प्लीडर लिखा, आगे उसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है और नीचे लिखना है सरकारी प्लीडर, उसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। तो इसका मतलब एग्जामिनर को ये यकीन हो जाएगा कि पूछा तो हमने प्लीडर था, इनको एक्स्ट्रा भी आता है, इतना इफेक्टिव लिखा है कि प्लीडर भी बता दिया, सरकारी प्लीडर भी बता दिया, प्लीडर की नियुक्ति भी बता दी, कहाँ नंबर जाएंगे। और हर एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ी हुई होनी चाहिए ताकि पूरा वो पैराग्राफ मिक्स ना हो जाए, और एक साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प थी हैंडराइटिंग, इतना मैं पास लिखती थी, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी। तो मेन आप किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो एक तो आप ये देखिए मार्क्स कितने हैं उसके। जब 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप 10 नंबर जितना लिखे जा रहे हैं, वो भी नहीं, 3 नंबर के अंदर आपको 10 लाइन ज्यादा नहीं लिखना है, मतलब माइंड मेकअप ऐसा करके चलिए, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। तो बाद में अगर आपको टाइम मिले तो आप और लिख सकते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपने लिख दिया, साथ में आपने ऑर्डर और रूल का रेफरेंस दे दिया, साथ में उसे रिलेटेड कुछ सेक्शन लिख दिए, उनके बारे में आपने एक एक लाइन बता दी, तो डेफिनेटली आपको 3 में से 2-2.5 मार्क्स मिले, अगर मिले हैं मुझे। हर क्वेश्चन में लगभग 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिले हैं मुझे। वैसे आपका अच्छे से हो सकता है। मैम, ये क्या कलर्ड पेन यूज करना अलाउड है? क्या कलर्ड पेन यूज कर सकते हैं इसको इफेक्टिव और बनाने के लिए, या हमें कुछ कलर पेन वही यूज करना है? देखिए, मैंने कलर पेन यूज नहीं किया, क्योंकि टाइम पर अगर आपका ब्लू पेन भी यूज हो जाए उन 3 घंटों में, अगर आप ब्लू पेन भी प्रॉपर यूज कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 3 आवर्स के अंदर मेरे सिविल के अंदर एक पूरा क्वेश्चन छूट गया था, एक क्वेश्चन मेरा आधा ही हो पाया था क्योंकि मैं माइंड नहीं लगा पाई। तो ब्लू पेन भी अगर प्रॉपर यूज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कलर पेन में यूज करना इसलिए सजेशन नहीं कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि फिर वो आइडेंटिफिकेशन वाली बात हो जाती है कि कॉपीज में स्पेशल वो रूल लिखा होता है, तो हमें क्यों जाना आसान इसके अंदर, इसलिए मैं तो सजेशन नहीं दूँ। आप ब्लू पेन से स्केल से उसको अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाना। मेरे कोई साथी अगर मैम से और कोई सवाल जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, हम मैम से सवाल कर सकते हैं यदि कोई सवाल पूछना चाहे तो। मैम, एक साथी का सवाल है कि बेरेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस के साथ में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब जो हमें प्री के क्वेश्चंस, प्री एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेरेक्ट के साथ कैसे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको बेरेक्ट पूरा याद है तो प्री की जो बुक है उसके अंदर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपको बेरेक्ट पूरा याद है तो आपका कैसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप की आप बुक लीजिए और साइड में बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेन रोल इसमें बेरेक्ट का है, बेरेक्ट को आप याद करते जाइए और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते जाइए, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई और साथी अगर सवाल करना चाहे तो? मैम, एक सवाल ये आया है कि जो केस लॉज होते हैं उनको कितना डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए? केस लॉस जी वापस बताएं। केस लॉस के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कितना डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए? जी, पर्टिकुलर केस लॉ देख करके कोई क्वेश्चन, मैंने तो फर्स्ट टाइम मेंस देखा था, मैंने नहीं देखा कि पर्टिकुलर केस देख करके ही क्वेश्चन पूछा हुआ। लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन आया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपीसी को मिला करके ही क्वेश्चन आपको लिखना था, अगर केस लॉ बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो जितनी बात आपको पता है आप उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए, पूरी आपको गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें लेक्चरर नहीं बनना, हम आरजेस बनने जा रहे हैं। तो अगर कोई केस लॉ बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली कोई ऐसा ही केस लॉ आएगा जो बहुत चर्चित होगा, जो बहुत चर्चित होगा वही आएगा। और अगर वो क्वेश्चन आया तो उस एक केस लॉ के साथ आपको 5-6 और रिगार्डिंग केस लॉ मिलेंगे उससे रिलेटेड। तो कम से कम आप सभी की नाम लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा
एक्सप्लेन करेंगे, बहुत है। इस बार क्वेश्चन आया था सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का आया था, और उसके अंदर आपको 5-6 केस आ गए, अमृता सिंह वर्सेस एक आ गया, कृष्ण सिंह वाला आ गया। तो वो सब मैंने केस तो मैंने सारे लिखे थे, उसमें मैंने 2-2 3-3 लाइन एक्सप्लेन की, उसमें मेरा पूरा हो गया था क्वेश्चन। तो बहुत डिटेल नहीं लिखनी है, बट आपको इतना लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। एक साथी हमारा जानना चाहते हैं कि मैम बेरेक्ट याद करने का कोई मूल मंत्र तो बताएं, बेरेक्ट कैसे रटी जाए? देखिए, बेरेक्ट की लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड रटना इम्पॉसिबल, मेरे लिए इम्पॉसिबल। ब्रिलियंट स्टूडेंट रटते होंगे, मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं हूबहू रटी हूँ। फिर भी मैंने कोशिश की है, उसकी जीस्ट पकड़ी है। आपको ये देखना है कि किसी भी सेक्शन के अंदर पॉइंट कितने हैं, कि 3 पॉइंट है, और वो 3 पॉइंट क्या क्या कहते हैं। उस पॉइंट के अंदर आने वाले डेट, जैसे कई बार होता है ना 2 दिन 3 दिन कोई टाइम पीरियड लिखा होता है, या कुछ पर्टिकुलर्स जो होते हैं, जो मेन चीजें होती हैं, कम से कम आपको वो पता होनी चाहिए। अगर आप, मेरी कॉपी है जो मेंस की मैंने कॉपी निकलवाई है, उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा, बट मैंने एक भी चीज को मिस नहीं किया, जीस्ट पूरी लिखी है। तो आप उस चीज की जीस्ट लिखिए, 3 पॉइंट थे, तीनों पॉइंट की आपने जीस्ट लिखी, नीचे कोई स्पष्टीकरण था, आपने स्पष्टीकरण हेडिंग लगा के वो लिख दिया, फिर कोई प्रोविजो था, प्रोविजो लिख दिया, मतलब आपने सेक्शन तो पूरा अटेंड कर लिया। वर्ड टू वर्ड होना कभी भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर उसके आसपास की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज आनी चाहिए, घरेलू लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए। लॉ की लैंग्वेज आप लिखो, वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट और चीज वो पूरी आनी चाहिए। एक सवाल साथी का ये है मैम कि जब हम पढ़ते हैं तो आमतौर हम हमारे जो सब्जेक्ट्स, जैसे मान लीजिए ऑर्डर है, तो ऑर्डर को हम ऑर्डर ही बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में ऑर्डर को आदेश नहीं निकलता है मुंह से। तो क्या आंसर लिखने में, जैसे हिंदी में अगर हम आंसर लिखते हैं, सिविल का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर हम ऑर्डर लिख देंगे तो चलेगा, या हमें उसके लिए आदेश ही लिखना जरूरी है? चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैंने भी सब जगह ऑर्डर एंड रूल ही लिखा है, सेक्शन ही लिखा है। कई धारा लिखी तो कई सेक्शन लिखा, कई आदेश लिखा, कई ऑर्डर लिखा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं। मतलब कोई ऑर्डर भी टेक्निकल वर्ड नहीं, ऐसा मेरा तो नहीं हुआ। ओ लिख देते हैं, ऑर्डर का ओ, नंबर एंड रूल का आर, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर डेफिनेशन में आप जाओगे तो फिर क ख ग घ ड़ ये याद थोड़ी ना कर पाओगे आप। तो हम एबीसीडी से याद करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई भी इशू नहीं, आप आराम से लिखो। साथ ही अगर कोई और सवाल है आपका तो बताएं, नहीं तो हम हमारी इस वार्तालाप को यहीं समाप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यदि कोई साथी पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। हमें लगता है सबको अपने निश्चिंत होकर जो संतुष्टि वाले सवालों के जवाब ले चुके हैं हम। एक लास्ट में मैम एक मोटिवेशनल कुछ लाइंस हम आपसे चाहेंगे, आपसे कुछ सजेशन चाहेंगे हमारे लिए कि हम और मोटिवेटेड फील करें। तो आप कुछ कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? तो देखिए, मेरे मोटिवेशनल गुरु मैं एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी विवेकानंद को मानती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, आपने शायद पढ़ा होगा, क्योंकि मैं तो उनकी बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। उनका एक संस्कृत में एक श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधि। इसका मतलब है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अगर आपने ये फॉलो किया, आप अपने रूम में, बेडरूम में जहाँ पढ़ रहे हो आप लगा लीजिए इसे। अगर आपने ये फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस। इसके बाद जो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपने भी सुना होगा कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो लिफ्ट ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब लिफ्ट का मतलब होता है छोटा बच्चा। जो व्यक्ति घुड़सवारी करेगा वो गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। वो छोटा बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। मतलब आपके अंदर वो साहस होना चाहिए वापस उठने का, वापस खड़ा होने का। क्योंकि जिस दिन मैं इंटरव्यू देकर आई थी, मेरे मदर के मुंह पे मायूसी थी कि तू इंटरव्यू देकर आई, तेरा कैसा हुआ। मैंने कहा जब ठीक हुआ अच्छा हुआ। तो उनको लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो मैंने उनको एक ही बात बताई कि अगर नहीं हुआ ना तो मुझे हथियार गिराने नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगी, लेकिन बनूंगी तो आरजे से। तो कम से कम आप भी इस चीज को फॉलो करें। डेफिनेटली आप, जहां मैं जैसे आज इंटरव्यू दे रही हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वो मेरी जगह होंगे और मैं भी उन्हें सुनूंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा मोटिवेशन किसी ना किसी के लिए काम। सॉरी मैम, एक लास्ट मेरे साथी ने एक सवाल किया है, मैं पूछना चाहूंगी कि मैम इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? मतलब डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस
के लिए कोड भेज दिया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, क्या प्रोसीजर रहता है सिलेक्शन के बाद का? जी, इंटरव्यू होने के बाद में हमारा पुलिस वेरिफिकेशन रहता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है या आपके ऊपर कोई तरह का कन्विक्शन। वो पूरी इंक्वायरी रहती है जो हमारी लगभग हो चुकी है और किसी किसी की पेंडिंग है, तो पूरा मुझे पता नहीं है अभी पूरा, लेकिन उस प्रोसीजर के बाद मेडिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर पूरा बॉडी चेकअप होता है कि आपको कोई असाध्य रोग ना हो जो ठीक नहीं हो सके, ऐसा कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो वो मेडिकल प्रोसेस भी लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, ट्रेनिंग के अंदर आपका 1 ईयर का रहता है। अभी तक जितना मैंने सुना है मैं आपको वही बता रही हूँ, प्रैक्टिकली मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे पता लगेगा कि मेरे सेशन में क्या हो रहा है। तो लास्ट ईयर तक ये था कि 1 ईयर का सेशन होता है, उसमें 6 मंथ आपका प्रैक्टिकल और 6 मंथ आपका एकेडमिक्स होता है। तो वो आपको पूरा अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं कि आपको फील्ड में कैसे काम करना है, एकेडमिक्स बताएँगे, प्रैक्टिकल आपको कोर्ट में बैठने को मिलेगा, जो जजेस अभी काम कर रहे हैं, उनकी साइड में आपको बैठने का और काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। जैसा कि मैम ने कहा था इंटरव्यू में भी मैम को डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मंजिल मेरी, देखकर हौसला मेरा। इसी तरह साथियों, मैं आप सबसे अलविदा चाहती हूँ। हौसला बनाए रखिएगा, मंजिल दूर नहीं। हिमानी मैम की बातों को अमल में लाइएगा, फतेह निश्चित होगी। धन्यवाद मैम, अपना अमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।